हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो मैं दोस्तों कुलजीत आज फिर आपका 4 मार्च 2019 को करंट अफेयर मिसाइल की क्लास में स्वागत करता हूं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आता है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे जो पिछले दिन दिया गया था। तो इसके द्वारा क्या कहा गया है कि आरबीआई द्वारा ऑफशोर रुपी मार्केट को हैंडल करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है। ठीक है, क्या है? अब तटीय रुपया बाजार में गठित टास्क फोर्स आरबीआई द्वारा का नेतृत्व कौन करेगा? अब जो ये टास्क फोर्स बनाई गई है उसका नेतृत्व कौन करेगा? देखिए क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बता दूं कि जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले, जैसे कि हम अमेरिकन डॉलर यूज करते हैं, जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले कम ही होता जा रहा है, कम ही होता जा रहा है। जैसे $1 तो $1 पे टिका है, रुपया कभी 60 हो जाता है, कभी 70 हो जाता है, कभी 75 हो जाता है। तो इसकी वजह से हमारे मार्केट में बहुत से प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ता है और इसको देखा गया है कि पिछले 5-6 महीनों में काफ़ी गिरावट आ रही थी। तो इस बार उन्होंने सोच ही लिया है कि हम एक ऑफशोर मार्केट में, ताकि वो ऐसे सुझाव दे सके ताकि हम रुपये को गिरने से बचा सकें। ठीक है दोस्तों, वैसे तो रुपया गिरने से हमारा व्यापार, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का नुकसान भी होता है क्योंकि एक सीमित दायरे तक ही रुपये का रेट कम होना सही लगता है। ठीक है दोस्तों, चलो, तो डॉलर के मुकाबले ये कारण था। तो इसी के तहत उन्होंने अब एक टास्क फोर्स का आरबीआई के डेप्यूटी फॉर्मर गवर्नर उषा थोराट, पूर्व उच्च राज्यपाल उषा थोराट द्वारा इसका हेडेड किया जाएगा। तो इसका आंसर बनता है बी। अब देखिए, इन्होंने ऑफशोर मार्केट को, ऑफशोर मतलब देश के बाहर की मार्केट को ध्यान में रखते हुए ये इन्होंने टास्क फोर्स तो गठन कर दी है और इसका हेड को भी बना दिया है उषा थोराट। पर अब ये देखना है कि क्या वाकई वो इसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। चलो, ये है उषा थोराट जी। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम चलते हैं आगे। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक प्रकाशित करता है? तो दोस्तों, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक प्रकाशित किया जाता है जर्मन वॉच द्वारा। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, अब इस जर्मन के वॉच के बारे में भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लेकिन वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, ठीक है, इसमें इंडिया कहां पर आता है? ठीक है, ये सब चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। तो पहले हम चलो जर्मन वॉच के बारे में देख लें। तो दोस्तों, जो जर्मन वॉच है वो एक नॉन प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। ठीक है दोस्तों, गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है। तो इसका फाउंडेशन कब हुआ? स्थापना हुई 1991 में। ठीक है दोस्तों, अब इसका लोकेशन है बार्न, जर्मनी में। अब इसका बिजनेस क्या है वही बता देना, गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है। अब देखिए, ये यूनाइटेड स्टेट्स को 10वां स्थान देता है और चाइना, टाइपेई, मैसेडोनिया, ऐसी कौन सी कंट्री हैं जो बहुत सी कंट्रियां जो पहले 10 की लिस्ट में आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हाल ही में समाचारों में रहा एजेंडा एक्शन 2020 जो भारत से संबंधित है और भारत के साथ साथ और किस देश से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, अब एजेंडा फॉर एक्शन 2020 भारत और यूरोपियन यूनियन द्वारा संबंधित है। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, अब यूरोपियन यूनियन, अब देखिए ये टर्म ही ऐसे पड़ी थी वहां पर, एजेंडा फॉर एक्शन 2020, तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन, तो मैंने सीधी उठा के लिख दी क्योंकि उनका क्या पता कि वो क्या पूछ डालें। ठीक है दोस्तों, तो चलो, अब यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ के बारे में पता होना चाहिए। इसके टोटल 28 सदस्य हैं। ये राजनीतिक और आर्थिक संघ है। ठीक है दोस्तों, मतलब राजनीतिक और आर्थिक संघ, राजनीतिक और आर्थिक दोनों की तरफ से लेकर ये डिसीजंस लेते हैं। अब इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो बेल्जियम में है। अब हम बेल्जियम देखेंगे कहाँ पर है। रोपसी बोरसी बातें हैं कि इसके सदस्य कौन है और इसके संस्थापक कौन है, ये सब बातें आप निकाल लीजिएगा अपने अनुसार। अब बात आती है किसकी? बेल्जियम को देखने की। तो चलो, अब भारत को ध्यान में रखते हुए जैसे कि हम चीज को देखते हैं, ये भारत है और हमें कहाँ जाना है? बेल्जियम। तो बेल्जियम फिर कहाँ पे है? यूरोप में। तो बेल्जियम यहाँ पर करके कुछ आता है, ये देखिए बेल्जियम, यह है ब्रुसेल्स। ठीक है, यह है फ्रांस, यह है जर्मनी। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम चलते हैं वापस। अब जर्मनी तो हमने देख लिया ना साथ में। चलो, अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, हाल ही में समाचारों में रही सुरक्षित पहल को सुनना, इन्होंने लगता गलत लिख दिया, चलो इंग्लिश में ऐसे ही था,
मेक लिसनिंग सेफ इनिशिएटिव, ठीक है, एक पहल शुरू की गई है कि सुरक्षित रूप से सुनना, मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, ताकि दिक्कत ना आए। सुरक्षित रूप से सुनना, यह है एक पहल। इस पहल की शुरुआत की गई है, तो ये किसके द्वारा की गई है, इसका ध्यान में रखना है हमें। तो देखिए, सुरक्षित रूप से सुनना, इस इनिशिएटिव, ये पहल की गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। तो इसका आंसर बनता है ए। तो अब सुनने से ही पता चलता है कि सुरक्षित रूप से सुनना का मतलब यह है कि जो कान से अच्छे से सुन नहीं पाते, मशीनें वगैरह लगाते हैं, उन्हीं के लिए ये इनिशिएटिव लगाया गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में देख लें। अब ये क्या है, WHO द्वारा ये इनिशिएटिव, जैसे कि मैंने बोला, शुरू किया गया है, ठीक है। अब इसका कारण क्या है, प्रमोट सेफ लिसनिंग प्रैक्टिसेस। सेफ, सुरक्षित रूप से सुनने की तरीकों को बढ़ावा देना इसका कारण है। अब देखिए, WHO ITO ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर लिसनिंग के द्वारा ये सिस्टम्स वगैरह तैयार किए जाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सी बातें, लेकिन हमारे लिए इतना जानना जरूरी नहीं है। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही थी कि मेक लिसनिंग सेफ इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया, सुरक्षित रूप से सुनना पहल किसके द्वारा शुरू की गई, WHO द्वारा। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान खोला गया है कहां पर, ये भोपाल में खोला गया है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब भोपाल कहां पे है, मध्य प्रदेश में, ये भी देख लें, मध्य प्रदेश। अब मध्य में ही होगा देश के, तो प्रदेश मध्य, ये देखिए, यह है मध्य प्रदेश, ठीक है। हमारा प्यारा भोपाल। तो दोस्तों, अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, हाल ही में समाचारों में रही प्रधानमंत्री जीवन योजना। प्रधानमंत्री जीवन योजना, देखिए जीवन को JI देकर VAN अलग लिखा गया है। तो यह प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन योजना आती है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत। तो इसका आंसर बनता है ए। अब इसका एम क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, यह भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इसका लक्ष्य क्या है कि फाइनेंशियल सपोर्ट देना, क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, किसको, इंटीग्रेटेड बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट्स को यूजिंग, जो भी ये बायोमास वगैरह। देखिए क्या है कि फसल को काटने के बाद में जो बचता है, ठीक है, उसे बायोमास कह देते हैं इंग्लिश की भाषा में, ठीक है। अब जब वो बचा है उसका बायो इथेनॉल बना देना, मतलब एक तरह का बायोफ्यूल बना देना, जिससे कि हमारे पर्यावरण को ही फायदा होगा। और जैसे कि हम बहुत सा तेल बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें बाहर बहुत पैसा भेजना पड़ता है और हमारे पास भी पैसा कम रहता है। तो अगर देश में ऐसे बायोफ्यूल की उत्पादन किया जाए तो कितना अच्छा होगा ना। तो इसलिए उसको फाइनेंशियल सपोर्ट, पैसे की मदद देने के लिए ये पहल की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो यही इसका एम है। तो ये मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं आगे। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे में आता है कि संप्रति युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये अब आपको बताना है कि संप्रति युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में होता है और इसका लक्ष्य क्या है, ये भी आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूर्व में आने के लिए थैंक्स करता हूं। ओके फ्रेंड्स, बाय।